बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिमांड के हवाले से पढ़ेंगे। डिमांड क्या होता है? दिस इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ पीपल टू बाई समथिंग एट स्पेसिफिक मार्केट प्राइस। जैसे हम सप्लाई में पढ़ रहे थे, प्रोड्यूसर्स की विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल समथिंग एट स्पेसिफिक मार्केट प्राइस, बिल्कुल उसी तरह से जो डिमांड है वो कंज्यूमर्स को डिस्कस करती है। कंज्यूमर्स के हवाले से ये सारे चीज़ें इसमें हम कवर करते हैं कि कंज्यूमर कैसे चीज़ें खरीदता है, और वो उसकी विलिंगनेस और एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो किसी चीज़ के लिए किसी कंज्यूमर की विलिंगनेस एंड एबिलिटी, तो खरीदने के लिए एबिलिटी होना भी ज़रूरी है, लेकिन डिमांड उस वक्त होगी ये दोनों चीज़ें होंगी, विलिंगनेस भी और एबिलिटी भी। अगर विलिंगनेस है लेकिन एबिलिटी नहीं है तो फिर भी डिमांड नहीं है, एबिलिटी है विलिंगनेस नहीं है तो फिर भी डिमांड नहीं है। तो डिमांड के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। मार्केट डिमांड हम कैसे फाइंड करते हैं? जब हर एक इंडिविजुअल की डिमांड को हम हॉरिज़ॉन्टली ऐड अप कर लेंगे तो मार्केट डिमांड बनेगी। मसलन मिल्क शेक की डिमांड अगर हम देखें तो मार्केट में एक बंदा नहीं मिल्क शेक पीने जाएगा। प्राइस अगर 50 रुपए एक गिलास की है तो बहुत सारे लोग जाएंगे। तो एक बंदा 50 पे दिन में एक मिल्क शेक पीता है, दूसरा एक दिन में दो मिल्क शेक पीता है, तीसरा तीन पीता है। प्राइस 50 है, तो जो मिल्क शेक बेचने वाला है उसके प्रोडक्ट की डिमांड उसने देखनी हो तो एक 50 रुपए पे कितने की डिमांड होगी? बंदा एक, बी दो, सी तीन, छः की डिमांड है। यानी 50 रुपए पे छः मिल्क शेक बिकेंगे। अब अगर अगले दिन वो प्राइस कर देता है 20, तो इसकी डिमांड एक थी 50 पे, अब शायद वो दो पिए। जिसकी दो थी शायद वो तीन पी ले, चार पी ले। जिसकी तीन थी 50 पे वो शायद छः पी ले, सात पी ले। इन सबको ऐड कर लेंगे तो वो बन जाएगी मार्केट डिमांड। मार्केट के अंदर कितना लोग लेने के लिए तैयार होंगे। एक खास प्रोडक्ट की प्राइस पे कितने की लोगों की डिमांड है विद इन ए मार्केट, इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। या तो इसको हम डिराइव कैसे करते हैं? आप देख रहे हैं $1 पे 16 की डिमांड है, दो पे 10 की है, एक बंदे की, ए बंदे की। की क्या है? एक पे 24 है, दो पे 12 है। सी की देखें तो एक पे 14 है और दो पे दो है। तो प्राइस एक पे टोटल डिमांड विद इन द मार्केट वो कैसी होगी? आप देख सकते हैं, इनको आपने ऐड कर लेना है। 10 16 प्लस 24 प्लस 14, तो ये 54। दो पे 10 प्लस 12 प्लस 2, तो ये 24। ये डिमांड कर्व होगा विद इन द मार्केट। मार्केट डिमांड कर्व आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हम डिमांड कर्व कैसे ड्रा करना है इंडिविजुअल का? प्राइस आप देख रहे हैं कम हो रही है, 2, 1.75, 1.5, 1.25, 1 एंड 0.75। और दूसरी तरफ डिमांड है, दो पे 24 है, 1.75 पे 31 है, 1.5 पे 39 है, 1.25 पे 46 है, 1 पे 54 है और 0.75 पे 59 है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ती जा रही है। इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसकी वजह ये है कि प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। आप देख रहे हैं इस साइड पे वर्टिकल एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। तो जो इसमें रिलेशनशिप आपके सामने नज़र आ रहा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। इसलिए ये एक रिलेशनशिप हमारे सामने नज़र आ रहा है, एक लॉ, एक असूल आप बना सकते हैं।
कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसको हम लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, if price of product increases, demand will decrease, and if and vice versa. It means if price of a product decreases, demand will increase. So there is an inverse relationship between price of the product and its demanded quantity. तो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, इसमें ये ज़रूरी है। अदर थिंग्स का मतलब ये है कि जो बाकी चीज़ें, जैसे हमने सप्लाई में अदर थिंग्स पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से डिमांड में भी ये अदर थिंग्स होती हैं जिनको हम डिमांड शिफ्टर्स बोलते हैं या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वो अदर थिंग्स क्या हैं। ये जो डिमांड कर्व आप देख रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसके पीछे 3 से 4 रीजंस हैं। एक तो है इनकम वेरिएशन, दूसरा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और तीसरा है पर्सनल प्रेफरेंसेस। क्योंकि किसी भी सोसाइटी के अंदर इनकम ऑफ द पीपल आर नॉट ऑलवेज सेम। तो अगर इनकम्स वेरी करती हैं तो जब प्राइस में वेरिएशन आती है तो उसी हिसाब से लोग फिर अपनी जो डिमांड्स हैं या कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट वो वेरी कर जाते हैं। जिनकी इनकम ज़्यादा है वो कम प्राइस पे ज़्यादा चीज़ें खरीद लेंगे, और जिनकी इनकम कम है वो ज़्यादा प्राइस पे कम चीज़ें खरीदेंगे। अब ज़्यादा प्राइस पे जिनकी इनकम कम है वो कम चीज़ें खरीदते हैं। वो ज़्यादा कब खरीदेंगे? जब प्राइस कम हो। तो जब प्राइस उनकी इनकम की रेंज में आएगी तो वो खरीद लेंगे। जब प्राइस उनकी इनकम की रेंज से बाहर चली जाएगी वो नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ? जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है वो कम या ज़्यादा होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। दूसरा फैक्टर है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हमने पीछे पढ़ा हुआ है सप्लाई में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बिल्कुल उसी तरह से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है ये कंज्यूमर्स के लिए। यानी ये क्या है? ये उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे एक इनपुट आप डालते जाएंगे तो उससे मिलने वाली एक्स्ट्रा आउटपुट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप एक चीज़ बार बार कंज्यूम करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे आपको मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो एडिशनल यूटिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। मसलन आप एक मिल्क शेक पिए, दो पिए, तीन पिए, और यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फैक्शन, सुकून, तसल्ली। तो 3 तक आपकी आपको ज़्यादा सुकून मिल सकता है। 4 पे, 5 पे, 6 पे, तो ये ऐसा तो नहीं कि बढ़ती ही जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो इसको हम लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एक चीज़ जो आप बार बार कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके फर्दर यूनिट्स आप कंज्यूम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने कुछ कंज्यूम कर लिया हुआ है, तो इसलिए आप और यूनिट्स कंज्यूम नहीं करेंगे। हाँ, और यूनिट्स आप उसकी कब ले लेंगे या कंज्यूम करेंगे? जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी, फिर आप ज़्यादा ले लेंगे। लेकिन अदरवाइज उसकी प्राइस उतनी ही रहे तो आप नहीं लेंगे। इसी तरह से आप, यानी इसका मतलब है कि आपको यूटिलिटी तो कम हो रही है लेकिन जो यूटिलिटी में कमी आ रही है वो उधर से आप उस प्रोडक्ट की प्राइस में कमी की वजह से भी आपको एक थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, तो आप उसको ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। तीसरा है पर्सनल प्रेफरेंसेस। कुछ लोग हैं जिनको एक चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो कब लेंगे? जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो वो ज़्यादा ले लेंगे, और अगर प्राइस उसकी बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ेगी तो वो ले लेंगे। एक ये भी है, प्राइस बढ़ेगी तो जिन लोगों को वो चीज़ पसंद है वो ले लेंगे, लेकिन जिनको पसंद नहीं है वो वापस चले जाएँगे। तो इससे भी
जो डिमांड कर्व है या डिमांड है वो कम हो जाएगी। इसी तरह वो जो जिन लोगों को चीज़ पसंद है उसकी प्राइस कम होने से वो ज़्यादा लेंगे, और जिनको पसंद नहीं है लेकिन प्राइस चूँकि कम हो गई है तो वो थोड़ा बहुत ले लेंगे, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से जो प्राइस एज़ सच इन इटसेल्फ वो भी एक ऑब्स्टेकल के तौर पे काम करती है, एक हर्डल के तौर पे काम करती है। यानी एक हर्डल है प्राइस। अब प्राइस कोक की प्राइस रख दें 1000, कोई नहीं लेगा। इसकी वजह क्या है कि ये बहुत ज़्यादा है। 1000 पर यूनिट ऑफ पेप्सी कोई नहीं लेगा। ये बहुत बड़ी हर्डल है। लेकिन जैसे-जैसे ये प्राइस नीचे आ जाएगी, 100 पे आ जाएगी तो कुछ लोग ले लेंगे। यानी उस हर्डल को क्रॉस कर लेंगे। 50 पे आएगी तो ज़्यादा लोग लेंगे। 20 पे आ जाएगी और ज़्यादा ले लेंगे। इसलिए ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो लाभ डिमांड और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को शो करते हैं। ये जो प्राइस में और डिमांड के अंदर रिलेशनशिप है, इसको हम इलास्टिसिटी के थ्रू भी इसको हम देख सकते हैं, जैसे हमने सप्लाई में पढ़ा है। बिल्कुल उसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? ये भी है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए प्रोडक्ट डिमांड टू चेंजेस इन प्राइस, या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये जैसे हम बाकी में पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये दो तरह की होती है, एक है ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट रिप्रेजेंट्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व एक डिमांड कर्व के ऊपर जो आपकी मूवमेंट होती है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ऑन प्राइस इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो सप्लाई कर्व का स्लोप है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिमांड कर्व का स्लोप। ये है ऑन प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला। फर्दर ये इसको हम बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी। एक एक सिंगल पॉइंट वाला आपको याद होगा, और ये है आर्क, ये मिड पॉइंट, इसको हम मिड पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं, जिसमें हम एवरेज लेके कर रहे होते हैं। ऑन प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आप फाइंड करते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, या आप इसको इसकी एवरेज ले लें, Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो कैसे आप फाइंड करेंगे? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो 2 है वो ऊपर वाले 2 से कट जाएगा। इसी तरह से परसेंटेज के लिए जो परसेंट इंटू 100 ये, और डिवाइडेड इसको भी 100 तो वो भी 100 और 100 कट जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव ही रहेगी। इसकी वजह ये है कि प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन शो करता है। इसका अमाउंट या इसकी वैल्यू के साथ कोई लिंक नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्शन शो करेगा कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड ने कम होना है, प्राइस कम होगी तो डिमांड ने बढ़ना है। तो इसलिए हम इंटरप्रिटेशन के लिए हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करते हैं साइन के बगैर। तो ये तीन तरह की इसकी वैल्यूज आ सकती हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज, एक से बड़ी, इक्वल टू वन, और लेस देन वन। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। अब देख रहे हैं बिल्कुल ये मिलती जुलती चीजें हैं, जैसे हमने सप्लाई में पढ़ा है उसी तरह से डिमांड के अंदर भी वही चीजें आ रही हैं। तो इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? प्राइस में थोड़ी चेंज आएगी, डिमांड में ज्यादा चेंज आएगी। डिमांड का मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांड।
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या इसका उलट कर लें आप, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज। इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो ज्यादा है और ऊपर वाला फिगर जो है परसेंटेज चेंज इन क्यू क्यू वो थोड़ा है, तो आंसर विल बी लेस देन वन। एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव साइन को हमने नहीं साथ में देखा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी अगर 50% प्राइस बढ़ी है तो 50% डिमांड कम होगी, 100% प्राइस कम हुई है तो 100% डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू वन। तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ऑन प्राइस का जैसे हमने कहा, मैंने आपको पहले भी बताया, ये दो तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। एक है ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये उसी चीज की अपनी प्राइस चेंज हो तो उसकी डिमांड में असर पड़ता है। जुलाब डिमांड का स्लोप भी हमने बात की है। तो इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस किसी और चीज की चेंज हो रही होती है, डिमांड किसी और चीज की चेंज हो रही है। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड की बात हम करते हैं, या आप रिलेटेड को छोड़ें, दूसरी, या ड्यू टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ एन अदर गुड। तो क्रॉस प्राइस और इसकी आगे फर्दर आपको मैं बता आएंगी चीज़ें, हम क्रॉस प्राइस और वो कैसे करेंगे। तो ये डिमांड शेड्यूल है एक प्रोडक्ट का, पीनट्स का। प्राइस 2 से 1 हुई है, कंज्यूमर ए की डिमांड 10 से 16 हो गई है, कंज्यूमर बी की डिमांड 12 से 24 है, कंज्यूमर सी की डिमांड 2 से 14 है, और मार्केट डिमांड 24 से 54 हो गई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैलकुलेट करें तो ये आपके सामने एक 0.69 है, दूसरी 1 है, और तीसरी 2.25 है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने देखनी है। ए कंज्यूमर की डिमांड वो इनइलास्टिक है, बी की यूनिटरी इलास्टिक है, और सी की इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस में थोड़ी चेंज, डिमांड में ज्यादा। इनइलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस में ज्यादा चेंज, डिमांड में कम। यूनिटरी में क्या है, प्राइस में जितनी चेंज उतनी ही डिमांड में चेंज। और मार्केट डिमांड 1.15 है, तो ये भी इलास्टिक है, इट इज ग्रेटर देन 1। ये कैलकुलेट हुई हुई हैं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तीनों प्रोडक्ट, तीनों कंज्यूमर्स की, ए बी सी, तीनों की इलास्टिसिटी कैलकुलेट हो गई। तो हम जो डिमांड कर्व होता है उससे भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा इलास्टिक है और कौन सा इन इलास्टिक है। तो आप आपने देखा है, इलास्टिक या इलास्टिसिटी या इलास्टिक डिमांड होने का मतलब क्या है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है और प्राइस में थोड़ी चेंज है। तो आप देखिए ये दो कंज्यूमर हैं, D1 और D2। तो प्राइस तो P2 से P1 हो रही है, या P1 से P2 हो। तो इस डिस्टेंस को आप देखें, P2 से P1 या P1 से P2, ये डिस्टेंस, P1 पे डिमांड है D1, P2 पे डिमांड है D2। तो आप देखिए चेंज इन प्राइस, और आप परसेंटेज चेंज भी देख सकते हैं। ये एरिया को आप देख लें, डिस्टेंस को आप देख लें, P1 से P2 ये ज्यादा है, और Q1 से Q2 इस डिस्टेंस को देखें तो वो कैसा है, बहुत थोड़ा है। जब थोड़े डिस्टेंस को
ज़्यादा डिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा? इट विल बी लेस देन 1। तो ये इनइलास्टिक डिमांड है। इस कर्व को देखें, ज़्यादा फ्लैट है, लंबा है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो सेम है। ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं P1 से P2। लेकिन डिमांड क्या हो गई है? डिमांड ये Q22 से Q21, ये देख सकते हैं आप। P1 पे डिमांड ये है, P2 पे डिमांड ये है। तो ये D2 है, ये D1 है। तो इसके लिए ये एक Q2 है, फिर साथ में 2 है, फिर Q2 है और साथ में 1 है। तो 1 का मतलब है P1 पे ये जो D2 डिमांड है, दूसरा इंडिविजुअल, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब देखें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी मोर एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसलिए जो आपकी इलास्टिसिटी है, इट विल बी ग्रेटर देन 1। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। हाँ, अब देखें, ये जो इलास्टिसिटी है, इसका टोटल रेवेन्यू के साथ बड़ा लिंक है। अगर डिमांड इनइलास्टिक हो, इनइलास्टिक डिमांड का आपको पता है, इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है? प्राइस में ज़्यादा चेंज आती है और डिमांड में थोड़ी चेंज आती है। इससे क्या होगा? जो बेचने वाला है, जो जो सेलर है, उसके टोटल रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? डिमांड अगर इनइलास्टिक हो तो टोटल रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? उस अगर डिमांड इलास्टिक हो तो टोटल रेवेन्यू में प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, और प्राइस कम होने से टोटल रेवेन्यू भी कम होगा। मैं आपको बताता हूँ, हम आगे चल के पढ़ेंगे भी कि इनइलास्टिक डिमांड, फर्ज करें दूध की डिमांड इनइलास्टिक, दूध की डिमांड इनइलास्टिक। उसकी वजह क्या है? कि दूध की प्राइस में जितनी भी चेंज आ जाए, लोगों ने उनकी डिमांड पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों ने दूध इस्तेमाल करना ही करना है। हाँ, ये है थोड़ा बहुत, यहाँ पे 5 लीटर या 10 लीटर हफ्ते में इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 9 कर लेंगे या 8 कर लेंगे। तो फर्ज करें 50 रुपए लीटर दूध, एक फैमिली हफ्ते में 10 लीटर दूध कंज्यूम, प्राइस दूध की 50 से 100 हो जाए। अच्छा, ये देखिए, एक जो बेचने वाला है, 50 रुपए पर लीटर पे दूध की डिमांड है 10 लीटर इन ए वीक। तो जो बेचने वाला है दूध, उसको कितने पैसे मिलेंगे? टोटल रेवेन्यू आपको पता है, यानी 50 रुपए पे उसका कितना दूध बिकेगा विद इन दैट फैमिली? 10 लीटर, उसको कितने पैसे मिल रहे होंगे? 500 रुपए। सही है ना? ये है टोटल रेवेन्यू। तो 50 रुपए पे 10 लीटर दूध की डिमांड है। डिमांड है यानी वो लेंगे, तो लेंगे दूध, वो ले लेंगे, पैसे जो दोधी है, मिल्कमैन है, उसको मिलेंगे। तो उसको हफ्ते बाद कितने पैसे मिलेंगे? 500। अगले हफ्ते कहता है, ये वो सोच लेता है कि यार, ये तो ले रहे हैं, मैं इसकी प्राइस डबल कर दूँ। प्राइस वो डबल करेगा यानी बढ़ाएगा, 50 से वो 100 कर देगा। अब आप बताएं, ये वाली फैमिली जिसका दूध की कंजम्पशन एक हफ्ते में 10 लीटर थी, अब वो हफ्ते में कितना दूध इस्तेमाल कर रहे होंगे? प्राइस उसने 100% बढ़ा दिए, 50 से 100 रुपए पर लीटर करना, ये 100% इंक्रीज। तो क्या उनकी डिमांड 100% कम हो जाएगी, यानी वो दूध पीना ही, इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। तो वो 10 की बजाय 8 लीटर कर देंगे, 7 लीटर कर देंगे। तो 7 आप कह लें, प्राइस में 100% इंक्रीज आया है, लेकिन जो डिमांड है वो 10 से कितनी हो गई है? 7 लीटर। तो जो मिल्कमैन है, उसको कितने पैसे मिल रहे होंगे? 700 रुपए। प्राइस बढ़ाने से उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ा है। उसकी वजह क्या है? प्राइस में 100% इंक्रीज आया है,
लेकिन डिमांड में देयर वाज ओनली 30%। 10 से 7 हो जाना ये 30% डिक्लाइन है। तो प्राइस के बढ़ाने से टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरी तरफ प्राइस अगर कम कर दें तो टोटल रेवेन्यू भी कम होगा। ये देखें आप, वही दूध वाला 50 की बजाय वो 25 कर देता है, 50 की बजाय वो 25 कर देता है, तो 50 पे तो उसको 5 तो मिल रहे हैं हफ्ते के, लेकिन 25 करेगा तो डिमांड ऑफ दैट फैमिली फॉर द मिल्क वो क्या हो जाएगी, वो 10 की बजाय शायद 12 हो जाए या 13 हो जाए, 14 आप कह लें, ठीक है ना, 14 कर लिया तो 25 पे 14 लीटर उसका बिकेगा, कितने पैसे मिलेंगे? प्राइस उसने 50% कम की है, 50 से 25 करना ये 50% डिक्लाइन है, उसके टोटल रेवेन्यू कितना होगा? तो आप 14 को 25 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा? ये तकरीबन 350, ठीक है ना। तो प्राइस कम होने से टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा, ये है इनइलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में होता है प्राइस अगर बढ़ती है तो फिर भी कोई चेंज नहीं है, प्राइस अगर कम होती है तो टोटल रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है? प्राइस अगर 50% बढ़ी है तो डिमांड 50% कम हो जाए, प्राइस अगर 50% कम हुई है तो डिमांड 50% बढ़ जाएगी, इसलिए टोटल रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलास्टिक डिमांड का उलट है इन इलास्टिक डिमांड की तरह से, कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो टोटल रेवेन्यू कम होगा, प्राइस कम होगी तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये इलास्टिक डिमांड आप इसको करके देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम होगा और प्राइस कम होने से टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। इलास्टिक डिमांड वो होती है जिसमें प्राइस में थोड़ी चेंज आती है, डिमांड में ज़्यादा चेंज आती है, या तो यही है, प्राइस में थोड़ी चेंज आती है, डिमांड में ज़्यादा आती है, या डिमांड में ज़्यादा आती है, प्राइस में कम होती है। तो इलास्टिक डिमांड में आप देख सकते हैं, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम ये हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी चेंज हो रही होती है, ए बी सी डी, और दरमियान में यूनिटरी इलास्टिक है। कोई भी आप डिमांड कर लें, उसकी जो इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट करेंगे, आप देखें प्राइस 1 से 2 हुई है तो डिमांड 125 से 100 हो गई, इसकी इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट करें, इट विल बी ग्रेटर देन 1। फिर प्राइस 100 से 75 हो जाए, प्राइस 125 है, डिमांड 1 की है, प्राइस 100 है, डिमांड 2 की है, तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइस 100 से 75 हो, डिमांड 2 से 3 हो जाती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैलकुलेट करें, प्राइस 75 से 50 हो, डिमांड 3 से 4 हो जाती है, 50 प्राइस 50 से 25 हो तो डिमांड 4 से 5 हो जाएगी। तो हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी चेंज होती है, तो ऊपर वाली साइड जो डिमांड करती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, नीचे वाली इन इलास्टिक होती है, और दरमियान वाली यूनिटरी इलास्टिक। आप देख रहे हैं, ये देखिए, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो यहाँ से